देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयरिंग। हाँ मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेबर कॉस्टिंग जो है वो स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने वहाँ पर 3 क्वेश्चंस भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवर टाइम वेजेस से। ठीक है, ओवर टाइम वेजेस एंड ट्रीटमेंट। वैसे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक ओवर टाइम का क्वेश्चन किया, ठीक है, जिसमें ओवर टाइम यही वाला था शायद, हाँ ये वाला ओवर टाइम डबल पेमेंट हुआ। बट ओवर टाइम पे कुछ रूल्स है तो वो हम लोग पहले सीख लेंगे। ठीक है, तो इसमें वो रूल्स का जरूरत नहीं पड़ा, बस ओवर टाइम पेमेंट बताया था तो मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था। ओवर टाइम वेजेस एंड ट्रीटमेंट। तो ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? ओवर टाइम का मतलब होता है ओवर एंड एबव नॉर्मल टाइम। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल टाइम से ज्यादा काम करता है तो बोलेंगे कि वो ओवर टाइम कर रहा है। ओवर एंड एबव नॉर्मल टाइम। ठीक है, नॉर्मल टाइम से ज्यादा काम करने से ओवर टाइम बोला जाता है। अच्छा, अब फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, उसके अकॉर्डिंग देखो क्या बोला गया है, ये हमें फॉलो करना पड़ता है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो फैक्ट्रीज एक्ट में मेनली बोला क्या गया है कि नॉर्मली एक वर्कर को हम लोग 9 आवर्स काम करवा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली 9 आवर्स पर डे वर्किंग टाइम होना चाहिए, ये फैक्ट्रीज एक्ट में बोला हुआ है। अगर इससे ज्यादा कोई वर्कर काम करेगा 9 घंटे से ज्यादा तो ये माना जाएगा कि वो ओवर टाइम कर रहा है, मतलब तब उसका पेमेंट चेंज हो जाएगा। मोर देन 9 आवर्स इन ए डे इज कॉल्ड ओवर टाइम। 9 आवर्स से ज्यादा होने से उसे हम लोग ओवर टाइम बोलेंगे। ये रूल्स लाया गया, ये रूल्स इसीलिए लाया गया ताकि ऐसा होता था पहले, ठीक है, कि वर्कर को ज्यादा काम करवा लिया लेकिन पेमेंट वैसा नहीं मिलता था, तो इसीलिए रूल्स लाया गया कि अगर कोई 9 घंटा काम करता है तो उसे नॉर्मल वेजेस दिया जाएगा। नॉर्मल वेजेस का मतलब जितने पेमेंट पे बात हुआ है, कि जैसे डेली का अगर मान लो 500, डेली का 500, तो डेली 9 घंटा काम करना है तो 500 रुपये मिलेगा 9 घंटा काम करने का। ठीक है, लेकिन 9 घंटे से ऊपर जितना भी काम होगा तो 500 का डबल यानी 1000 करके मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल दे दिया ताकि वर्कर लोगों के साथ कोई भी मतलब जो ऐसा ना हो कि उनके साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस हो रहा हो, कि उन्हें बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा है बट पेमेंट वैसा नहीं किया जा रहा है, तो ये रूल्स लाया गया। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर वेज रेट है ₹10 पर आवर, ठीक है, और किसी एक वर्कर ने काम किया है तो हम उसको लिख रहे हैं आवर्स वर्क, 12 आवर्स। ठीक है, तो उसे कितना पेमेंट मिलना चाहिए? जो डेली वेजेस है ये, ठीक है, मतलब 10 रुपीज 10 पर आवर, तो उसे कितना वेजेस मिलना चाहिए? तो जो डेली वेजेस या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस या डेली वेजेस जो है वो कितना मिलेगा? वो 9 आवर्स पे मिलेगा 10 रुपीज करके, 90 रुपीज। ठीक है, और बाकी जो ये 12 आवर्स में बाकी जो 3 आवर्स है उसे ओवर टाइम कंसिडर किया जाए। ओवर टाइम इसमें कितना हो जाएगा? 3 आवर्स। ठीक है, अब अगर 3 आवर्स भी वर्कर को 10 रुपीज करके ही पेमेंट किया जाएगा तो वो ओवर टाइम क्यों करे? ठीक है,
नॉर्मल सा बात है ना, वो ओवर टाइम क्यों करेगा? अगर वो ज्यादा, देखो 9 घंटा एक इंसान काम कर लिया फिर वो थक जाता है, ठीक है। तो अब अगर कोई 3 घंटा एक्स्ट्रा करेगा, उसे अगर एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो 10 रुपए करके ही मिलेगा, तो वो नेक्स्ट दिन आके करेगा ना, वो क्यों करेगा? लेकिन इसके जगह, ये रेट के जगह अगर उसे कुछ और रेट का बात हो कि भाई और कुछ मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा, तो वो जरूर काम करेगा। तो ओवर टाइम का पेमेंट इसीलिए जो है नॉर्मल वेजेस के तरह नहीं होना चाहिए। तो ओवर टाइम का पेमेंट कैसे होता है? तो यहाँ पर देखो, जो है ओवर टाइम हमेशा होना चाहिए डबल ऑफ द नॉर्मल वेजेस, ठीक है। तो ये 10 रुपीज है, 10 का डबल मिलेगा। तो नॉर्मली ये होता है। बाकी अगर क्वेश्चन हमें कुछ बोल रहा है कि इतना ओवर टाइम है, उतना ओवर टाइम रेट है, तो हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। बट नॉर्मली डबल ऑफ द नॉर्मल वेजेस होता है। अगर देखोगे लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन भी वही था, ठीक है। ओवर टाइम वेजेस जो हम लोगों ने निकाला था, पहले नॉर्मल वेजेस निकाला, फिर उसका डबल निकाला था, ठीक है। ये देखो, 150, 75 रुपया नॉर्मल वेजेस आया था, उसका डबल 150 हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 रुपीज, ठीक है। तो देखो, अगर ओवर टाइम किया, उसे 30 के जगह 60 मिला, तब ना वो ओवर टाइम करेगा। तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा? फिर उस वर्कर का एक्स्ट्रा मेहनत करने के वजह से देखो 90 रुपीज तो उसे ऐसे भी मिलेगा अगर वो 9 घंटा ड्यूटी दिया, और 60 रुपीज, तो 90 + 60 दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 150, ठीक है। तो ये 60 रुपीज, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मिल रहा है ओवर टाइम करने के लिए। या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रीमियम फॉर ओवर टाइम, प्रीमियम फॉर ओवर टाइम। तो यहाँ से फैक्ट्री एक्ट में क्या बोला गया है, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला इस एग्जाम्पल से, कि नॉर्मली 9 आवर्स अगर कोई वर्कर काम करता है तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, और उसमें नॉर्मल वेजेस उसे दिया जाएगा। नॉर्मल वेजेस क्या होगा? जब वो काम करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसे जो वेजेस या सैलरी ऑफर करती है कि आपको इतना रुपए करके मिलेगा 9 घंटा काम करने का, ठीक है। अगर 9 घंटे से ज्यादा करेंगे तो वो ओवर टाइम मानना पड़ेगा, बिकॉज फैक्ट्री एक्ट यही बोल रहा है। ओवर टाइम का पेमेंट नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मल वेजेस का डबल देना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर ओवर टाइम का रूल्स जो है इस तरीके से फॉलो होता है। अच्छा, अब मैम नेक्स्ट। मैम बोल रहा हूँ कि रियल लाइफ में ये एक्ट सब कंपनी को ये फॉलो करना मैंडेटरी है क्या? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। रूल्स कुछ होता है, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रूल्स होता है कि कितने कुछ, मतलब मुझे उतना याद नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट ये पूरा, इसमें रूल्स होता है कि किन्हें ये मानना मैंडेटरी और किन्हें ये नहीं मानने से भी चलेगा, ठीक है। मतलब सबके लिए मैंडेटरी नहीं होता है, कुछ कुछ रूल्स होता है उनके लिए मैंडेटरी। बेसिकली फैक्ट्री वगैरह में मैंडेटरी होता है, इसीलिए नाम ही फैक्ट्रीज एक्ट दिया। मतलब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंडेटरी है ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री वालों के लिए मैंडेटरी होता है। तो फैक्ट्री का जो पूरा रूल्स है ना, वो फैक्ट्रीज एक्ट जो लॉ में होता है, मतलब ये भी वही लॉ वाला ही है, सेम वही चीज ही है। बट अभी मुझे एग्जैक्टली क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गया लॉ का ये नहीं किया, तो मुझे पूरा एग्जैक्टली तो याद नहीं है। बट इसमें भी कुछ बहुत सारे रूल्स है कि किन्हें फॉलो करना पड़ेगा, किन के लिए मैंडेटरी है, किन के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब कितने नंबर ऑफ लेबर रहने से होता है, नहीं होता, इस तरीके का कुछ रूल्स है। ओके मैम। सुनिए, इसमें कुछ अमेंडमेंट भी आया था 2024 में, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस रूल्स में। लेकिन यहाँ कॉस्ट में हमें बस ये पता होने से ही चलता है, ठीक है, कॉस्ट के लिए। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे देखो वर्कर के लिए एक्ट या रूल्स होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है ना, किसी से 9 घंटे से ज्यादा काम करवा लिया, मतलब अगर ऐसा रूल्स नहीं होता ना, तो पहले क्या होता था कि बहुत से लोग ऐसे होते थे मैक्सिमम केसेस में कि ज्यादा काम करवाते थे वर्कर से, भाई करते जाओ काम ऐसे, ठीक है। तो उनके फेवर, उनके साथ अन्याय ना हो इसलिए ऐसा रूल्स हो। बट ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जो है ना, मतलब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्कर के साथ ही प्रॉब्लम होता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी प्रॉब्लम होता है। कैसा प्रॉब्लम होता है? देखो, जब, मतलब कैसा, देखो ऐसा एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मान लो एक वर्कर को नॉर्मल कितना घंटा काम करना है? नॉर्मल 9 आवर्स काम करना है, ठीक है।
अब मान लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि नॉर्मल 9 आवर्स में एज्यूम कि वो 10 यूनिट बना सकता है, ठीक है, ये नॉर्मल है, वो कर सकता है, मतलब सब सारे काम का एक नॉर्मल कैपेसिटी तो होता है ना, ठीक है। तो वो एजम्पशन है कि मान लो वो जो काम के लिए रखा जा रहा है वो 9 घंटे में 10 यूनिट बना सकता है। लेकिन उसने क्या किया, 9 घंटे में 5 आवर्स तो अच्छे तरीके से काम किया, ठीक है, प्रॉपरली काम किया, और जो 4 आवर्स है वो बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा है, मतलब जानबूझ के, ठीक है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा है, मतलब बोल सकते हैं आइडल बिता रहा है। आइडल का मतलब यहाँ पर हम नॉर्मल या एबनॉर्मल वाला बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली मतलब ये भी एबनॉर्मल ही होगा, समझोगे धीरे धीरे। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि वो फालतू में ऐसे ही बिता दे रहा है, जैसे मान लो तुम लोग पढ़ने बैठे, ठीक है, बैठे तो 3 घंटा पढ़ने बैठे, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली एक ही घंटा पढ़ा, बाकी 2 घंटा क्या किया, कुछ और कर रहे थे, ठीक है, जैसे पेज पलट रहे थे बट पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है, या फिर मोबाइल चला रहे थे या कुछ और कर रहे थे। लेकिन जब पेरेंट्स देख रहे हैं कि हाँ भाई ये तो 3 घंटा बैठा है तब से, तो पेरेंट्स को लग रहा है कि 3 घंटा पढ़ रहे हैं, बट 3 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, एक ही घंटा पढ़े हो, बाकी 2 घंटा इधर उधर करके बिता दिया, ठीक है। तो वो वर्कर भी ऐसा कर सकता है कि वो 5 घंटा तो प्रॉपरली काम किया और 4 घंटा आइडल बिता दिया। अब ऐसा क्यों कर रहा है, अब ऐसा करने के बाद ये देखने को मिला हमें, ठीक है, कंपनी को ये देखने को मिला कि 8 यूनिट ही बन पाए, जबकि कंपनी ने ये सोचा था कि भाई इस वर्कर को 9 घंटा काम करवाएंगे तो ये 10 यूनिट बना देगा। कंपनी को लग रहा है ये तो नॉर्मल है, 10 घंटा में, सॉरी 9 घंटे में 10 यूनिट बना देगा, बट उसने बनाया 8 यूनिट। क्यों बनाया, क्योंकि उसने 4 घंटा इधर उधर करके बिता दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि देखिए आपका तो और 2 यूनिट बनने वाला टारगेट है वो फुलफिल नहीं हुआ, तो हम आपका एक्स्ट्रा काम कर देंगे ओवर टाइम, लेकिन मुझे ओवर टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी सोच रही है कि ठीक है मेरा एजम्पशन गलत है, शायद 10 यूनिट नहीं बनेगा, 8 यूनिट ही बनेगा, तो कंपनी बोल रही ठीक है तो आप ओवर टाइम करो। तो इन्होंने मान लो ओवर टाइम कर दिया 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स करके और 2 यूनिट बना दिया, बना के बोल दिया कि देखो मैंने 10 यूनिट का टारगेट फुलफिल किया, बट मुझे ओवर टाइम करना पड़ा क्योंकि 9 घंटे में 10 यूनिट नहीं बना पाए। और उसने, ये देखो अब मान लो इसका वेज रेट था, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 10 रुपीज, तो 9 इंटू 10, कंपनी क्या करेगी, 9 घंटे के लिए 10 रुपए करके 90 रुपीज पे करेगी, और 3 घंटा ओवर टाइम के लिए डबल यानी 20 करके 60 रुपीज पे करेगी, 150 पे करेगी। अब कंपनी का तो देखो लॉस हो गया, क्यों, क्योंकि ये वर्कर ने बदमाशी किया, क्या किया ना कि भाई 4 घंटा ऐसे इधर उधर बिता दिया जानबूझ के, ताकि ओवर टाइम कर ले और ओवर टाइम करके जो है ज्यादा पैसा मिल जाए, जबकि ये काम 9 घंटे में आराम से हो जाता, ये वर्कर को पता था, ठीक है, 9 घंटे में आराम से हो जाता और उसे 10 रुपए करके 90 रुपीज ही मिलना चाहिए था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का तो 60 रुपीज का लॉस हो गया। तो वर्कर भी ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही गलत करता है वर्कर के साथ, ठीक है। तो वर्कर भी ऐसा कर सकता है, तो ऐसा होने पे कंपनी का लॉस है या ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है, तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुपरवाइजर को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो ध्यान से देखे कि वर्कर सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब आइडल टाइम बिता रहे हैं, आइडल टाइम बिता सकते हैं, लेकिन क्या वो नॉर्मल है या जानबूझ के कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल आइडल टाइम है कि ठीक है भाई थोड़ा जो है टिफिन कर रहे हैं या चाय पी रहे हैं या थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, वो तो अलग चीज हो गया। लेकिन अगर उसके बाद भी जानबूझ के इधर उधर का घूम घाम के टाइम बिता रहे हैं और प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है, कंपनी का लॉस हो जाता है, ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, उसके हिसाब से आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजों को देखभाल करने के लिए क्या किया जाएगा, सुपरवाइजर को रखा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, टू मिनिमाइज ओवर टाइम कॉस्ट, मैंने ओटी लिखा है, ठीक है, वी नीड टू अपॉइंट ए सुपरवाइजर टू चेक इफ ए लेबर इज पेंडिंग हिज नॉर्मल टाइम एज आइडल और नॉट।
तो वही लिखा है जो बोला मैंने, टू मिनिमाइज ओवर टाइम कॉस्ट, ताकि ये 60 रुपीज फालतू में ना लगे। अगर जरूरत हुआ लगा तो वो अलग बात है। वी नीड टू अपॉइंट ए सुपरवाइजर टू चेक इफ ए लेबर इज स्पेंडिंग हिज नॉर्मल टाइम एज आइडल टाइम, और नॉर्मल टाइम को आइडल टाइम की तरह बिता के फिर ओवर टाइम करने का सोच रहा है कि ऐसा कुछ वर्कर कर रहा है, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ए वर्कर इज एंटाइटल्ड at double the rate of his wages if he worked beyond 9 hours in a day or beyond 48 hours in a week, whichever is higher। तो एक्ट में एक्चुअली ये पूरा चीज लिखा हुआ है, बताते हैं। बोल रहा है कि वर्कर को डबल रेट पे सैलरी या वेजेस, वेजेस बेसिकली ये जो है फैक्ट्रीज एक्ट जो है लेबर लोगों के लिए, वैसे ही कॉस्ट में सभी को लेबर बोला जाता है, तो जो भी हो जो आवरली बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो आवर को दो तरीके से लिया गया है। एक तो होता है कि अगर पर डे 9 आवर्स से ज्यादा काम किया तो जितना ज्यादा उतना ओवर टाइम, या फिर 48 आवर्स, एक हफ्ते में 48 आवर्स से अगर ज्यादा काम किया तो वो भी ओवर टाइम माना जाएगा। विच एवर इज हायर का मतलब ये हो जाएगा कि किसमें पेमेंट ज्यादा आ रहा है वो लेना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं समझ में आएगा किसमें पेमेंट ज्यादा आ रहा है इसका मतलब, तो हम एक एग्जाम्पल से समझा रहे, ठीक है। 3 वर्कर ABC worked for normal wage rate normal wage rate at the rate 10 per hour for the time, days worker ABC Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday। 9999994 99999 12 तो ये हो जाएगा 45 और 4, ये 8, ये 8 48 आवर्स। तो ये हो जाएगा 5 दिन का 5 9, 6 दिन, 1 2 3 4 5 6 और 9, 54। और ये हो जाएगा 12 इंटू, अच्छा फ्राइडे वाला भी ना इसमें गैप लगा, फ्राइडे वाला भी इसमें गैप लगा।
48 आवर्स। तो ये पूरे एक वीक का डिटेल्स अगर देखोगे तो मैंने मंडे से सैटरडे तक लिखा है, संडे छुट्टी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया है कैलकुलेट वेजेस फॉर, ये दिया हुआ है, और कैलकुलेट वेजेस फॉर ए बी एंड सी यहाँ पर लिख देते। क्वेश्चन ये है कैलकुलेट वेजेस फॉर ए बी एंड सी, ठीक है। हमें ए बी सी का वेजेस कैलकुलेट करना है। तो अभी हम लोगों ने जो फैक्ट्रीज एक्ट सीखा उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहीं पर कर लेते, ठीक है, यहीं पर कर लेते। ए का वेजेस कितना होगा, बी का कितना होगा और सी का कितना होगा, ठीक है। तो मुझे बोलो ए अगर मंडे को 9 आवर्स काम करेगा तो उसे मंडे कितना सैलरी मिलेगा, मतलब वेजेस मिलेगा। दे दिया है तो क्वेश्चन में उत्तर की वेज रेट 10 पर आवर पर 90 90। ट्यूसडे को कितना मिलेगा, बोलते हैं। बोलो। 90 कहाँ पर जाके चेंज होगा, बोलो। मैम 8 8 और 8 और 4 8 और 4 में कितना कितना होगा, 80 और 40 80 और 40 टोटल बोलो कितना होगा, टोटल वेजेस, टोटल करो करके बताओ। 43 मैम 480 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब ये बी वाला बोलो, ये 90, 9 वाला सब 90 होगा। अच्छा, इनका टोटल कितना हो जाएगा, 90 हो रहा है 6 टाइम्स 540। अच्छा, अब सी का बताओ। 150 हाँ, 9 आवर्स 10 रुपीज करके, और बियॉन्ड 9 आवर्स जितना भी है जो कि 3 आवर्स हो रहा है तो डबल द रेट, क्योंकि उसे ओवर टाइम मानेंगे तो 10 का डबल 20 यानी कि 150। तो बी का सॉरी सी का सभी जगह पे इतना ही होगा, क्योंकि बार बार उसने 12 आवर्स ही काम कर रखा। तो 150 करके 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 600 मैम 600। लेकिन ये हम लोग आंसर नहीं लिख सकते, या फिर इस तरीके से भी दिया नहीं जाएगा। अब हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा, ये तो हम लोगों ने डेली बेसिस पे चेक किया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ था देखो, एक वर्कर इज एंटाइटल्ड एट डबल द रेट ऑफ हिज वेजेस इफ ही वर्क बियॉन्ड 9 आवर्स इन ए डे, जो हम लोगों ने ट्राई किया। लेकिन इसके अलावा और एक चीज भी देखना पड़ेगा, बियॉन्ड 48 आवर्स अगर हो रहा है तो कितना होगा, विच एवर इज अ हायर, ठीक है। तो बियॉन्ड 48 आवर्स वीकली, तो ये पूरा एक वीक का डिटेल्स था। ये देखो, ये जो भी मैंने क्वेश्चन दिया था ये वीक का ही डिटेल्स दिया था, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ ये तो हम लोग का आवर्स है, ठीक है। तो ए ने क्या वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम किया है, ए का कॉलम देख के बोलो, क्या ए ने वीकली 48 आवर्स से ज्यादा काम किया है। नो मैम नहीं। तो अगर ए का पेमेंट हम लोग निकालेंगे वीक के अकॉर्डिंग, तो ए ने 48 आवर्स काम किया है, हम नीचे लिख रहे हैं, तो उसको कितना मिलेगा फिर 48 आवर्स के अकॉर्डिंग, 48 आवर्स कितना करके मिलेगा, पर आवर कितना करके है 10 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 480, ठीक है। अब बी वाला केस में आते हैं, बी ने 54 आवर्स काम किया है, तो बोलो 54 आवर्स अगर काम किया है तो क्या वीकली बियॉन्ड 48 आवर्स काम किया है, जो रूल्स है हाँ मैम किया है, तो 48 आवर्स से कितना ज्यादा किया है, 6 6 आवर्स ओवर टाइम किया है, ठीक है। तो फिर 48 आवर्स जो है वो एट द रेट ऑफ 10 करके मिलेगा 480, और 6 आवर्स एट द रेट ऑफ कितना करके मिलेगा,
20. 20, तो कितना हो जाएगा 120। तो टोटल कितना हो गया बी का, वीक के हिसाब से सैलरी मतलब वेजेस। 100. हाँ, तो यहाँ पर आ गया 600। और सी का चेक करते हैं। सी ने 48 आवर्स काम किया है वीकली, तो क्या इसको कुछ ओवर टाइम मिलने वाला है? नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल्स तो ये है कि वीकली 48 आवर्स से ज्यादा होना चाहिए तभी मिलेगा। तो 480 हो गया। तो ये 600 है, मैंने 60 लिख रखा है। तो अब देखो, अगर ए को हम लोग डेली बेसिस पे पेमेंट करेंगे तो 480 मिलेगा, वीकली बेसिस पे पेमेंट करेंगे तो भी 480 मिलेगा। तो ए को हमें कितना देना है? 480 ही देना है, ठीक है। अच्छा, अब बी का देख लो। बी को अगर हम लोग डेली बेसिस पे देंगे तो 540 मिलेगा, वीकली बेसिस पे देंगे तो 600 मिलेगा। तो क्वेश्चन में मतलब रूल्स में क्या बोला है? विच एवर इज हायर। तो बोलो बी को कितना मिलना चाहिए? बी को वीकली पेमेंट मिलेगा कि डेली पेमेंट मिलेगा? वीकली पेमेंट नहीं मिलेगा मैम. वीकली मिलेगा, यानी 600 रुपीज मिलेगा, ठीक है। सी का देख लो। सी का जो डेली बेसिस है उस पे उसे 600 रुपए मिलता है, और अगर हम लोग वीकली पे जाए तो 480 मिलता है। तो सी को कितना देना पड़ेगा? विच एवर इज हायर, तो जो हायर है वही मिलेगा। डेली बेसिस पे 600. फिर 600, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से इस रूल्स को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर नहीं आता है, ठीक है, तो उस केस में ओवर टाइम कैसे पेमेंट होता है? तो देखो, वैसे देखो, ये फैक्ट्रीज एक्ट तो है जो लॉ में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर किसी का फैक्ट्रीज एक्ट बहुत ज्यादा इन द सेंस वहां पर बहुत सारे डिटेल्स में रहेगा, बट कॉस्ट में यहाँ पर हमें बस इतना पता करना है, यही रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें एक चीज और बताया गया है हमारे कॉस्ट में, जो फॉलो करने के लिए बोला गया है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर नहीं आता है तो फिर लेबर को कैसे ओवर टाइम दिया जाता है? तो बोला गया है कि जब लेबर काम पे लगेगा, ठीक है, तब लेबर के साथ ऑर्गेनाइजेशन का जो भी बात हुआ है, मतलब जो भी एग्रीमेंट हुआ है कि अगर ओवर टाइम हुआ तो हम लोग ऐसे पेमेंट करते हैं। हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट फॉलो नहीं करते हैं, मतलब अगर नहीं करना हुआ तो हमें जो मैनेजमेंट के साथ लेबर का जो डिस्कशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो चीज लिखवा देते हैं। अगर किसी कारण से फैक्ट्रीज एक्ट फॉलो नहीं कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नहीं करना पड़ रहा है, एक्चुअली वो कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले यही बता रहे थे कि फैक्ट्रीज एक्ट सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता नहीं है, ठीक है, उसमें रूल्स होता है। तो इफ एनी केस is not covered under Factories Act 1948, then overtime payment is to be decided through mutual agreement between management and labor। ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा केस है जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर कवर नहीं होता है, तो उस केस में हमें कैसे करके ओवर टाइम देखना पड़ेगा। तो जो एग्रीमेंट हुआ है मैनेजमेंट और लेबर के अंदर उस तरीके से पेमेंट होगा। और क्वेश्चन में हमें ये चीज बोल देगा कि फैक्ट्रीज एक्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अगर नहीं करना है तो कैसे करना है वो भी क्वेश्चन में हमें बताए। तो ठीक है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इलास्ट्रेशन, देखो बोल रहा है इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड। जॉब कार्ड का मतलब है जहां पर जो भी जॉब किसी ने परफॉर्म किया है, जो भी लेबर ने, उसका डिटेल्स दिया हुआ रहता है। फॉर रिपेयर ऑफ द कस्टमर्स इक्विपमेंट, मतलब कस्टमर का इक्विपमेंट जो है रिपेयर हुआ है और उस पे जिन्होंने काम किया है, वर्कर ए बी और सी,
उनका डिटेल्स दिया हुआ है, उन्होंने कितने दिन कितने कितने घंटे काम किए हैं। दैट इज टोटल ऑफ 154 लेबर आवर्स हैव बीन पुट इन एज डिटेल्स बिलो। तो टोटल 3 वर्कर ने मिलके इसका मतलब 154 आवर्स जो है काम किया है। ठीक है, अब उसका जो है पूरा बाइफर्केशन दिया हुआ है कि किसने कितने घंटे काम किए हैं। ठीक है, तो देखो वर्कर ए को कैसे पेमेंट किया जाता है। वर्कर ए को पेमेंट किया जाता है एट 200 पर डे ऑफ 8 आवर्स। मतलब 8 घंटा काम करने पे एक दिन 8 घंटा काम करना पड़ता है और 200 रुपए दिया जाता है। वर्कर बी को कैसे पेमेंट किया जाता है, 100 रुपए पर डे ऑफ 8 आवर्स। एक दिन में 8 घंटा काम करना पड़ता है और 100 रुपए एक दिन का मिलता है। मतलब सीधा बात है, 8 घंटा काम करने का 100 रुपए, 8 घंटा काम करने का 200 रुपए, 8 घंटा काम करने का 300 रुपए। मंडे इसने ए ने इतना आवर्स काम किया 10.5, बी ने 8 और सी ने 10.5, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो पूरा ये डिटेल्स दिया हुआ है कि किसने कब कितना काम किया है। और ये टोटल इनका 49, इनका 48 और इनका 57 हो रहा है। तो ये टोटल होके ऑब्वियसली 157 होना चाहिए, जो कि ऊपर लिखा हुआ था। देख लेते हैं 154। हाँ, ये 154 ही लिखा हुआ था, शायद मैंने 157। हाँ, ये देखो 150 लेबर आवर्स टोटल काम हुआ है, तीनों वर्कर ने मिलके किया है। इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉई conciliations, the worker are to be paid dearness allowance on the basis of cost of living index figures relating to each month, which works out at the rate of 968 for the relevant month. तो बोल रहा है कि अवार्ड के तौर पे एम्प्लॉय लोगों को डीए दिया जाता है। डीए एक्चुअली जो है इन्फ्लेशन के साथ कोप अप करने के लिए दिया जाता है। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसके साथ एम्प्लॉय ऐड पर हो पाए, क्योंकि चीजों का दाम बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसी को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते हैं कि जीने का खर्चा क्या है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को देखते हुए डीए दिया जाता है। हर मंथ का डीए जो है वो कुछ इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है। बोल रहा है कि 968 दिया जाता है फॉर द रिलीवेंट मंथ। एक महीने में 968 रुपीज का जो है डीए दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा ऊपर का जो डिटेल्स है वो लेकिन वीकली है। देख लो, मंडे टू सैटरडे है, लेकिन डीए का डिटेल्स हमें दिया है एक महीने का डीए कितना दिया जाएगा वो दिया हुआ है फॉर द रिलीवेंट मंथ, उस मंथ में जितना काम हुआ है। तो अगर हमें डीए को एड ऑन करना है लेबर के वेजेस के साथ, तो हम लोग को उसको या तो आवरली बेसिस पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सबको तो आवरली बेसिस पे निकालेंगे ना। जैसे अभी अभी निकाला, देखो एक दिन में यहाँ पर जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया तो 9 घंटे के अकॉर्डिंग हम लोगों ने निकाला ना। ये देखो 90 90 90 80, ये हम लोगों ने कैसे निकाला, आवरली बेसिस। ये भी 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, कैसे निकाला, आवरली बेसिस। ठीक है, तो वही हम बोल रहे हैं। तो यहाँ मंथली बेसिस पे दिया हुआ है, तो इसको आवरली बेसिस पे करने के लिए जरूर कुछ डिटेल्स हमें मिलेगा, नीचे देखते हैं। The DNS allowance is payable to all worker irrespective of the wage rate if they are present or are on leave with wage on all working days। मतलब कोई वर्कर अगर किसी कारण से जो है प्रेजेंट नहीं भी होता है काम में, तब भी उसे डीए मिलेगा। जैसे अगर कोई किसी दिन एब्सेंट रहा तो उसे उस दिन का वेजेस नहीं मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पर सैटरडे यहाँ ब्लैंक दिख रहा है, ये जगह पे देखो सैटरडे ब्लैंक दिख रहा है। मतलब ये जगह पे हम लोग तो वेजेस कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, अगर उसने काम ही नहीं किया तो नहीं करेंगे, क्योंकि डेली का है ये पेमेंट। लेकिन बोल रहा है डियरनेस अलाउंस दिया जाता है चाहे कोई आए या ना आए काम पे। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द वेज रेट। वेज रेट भी नहीं देखेंगे कि भाई तुम्हें 200 रुपए मिलता है तो देंगे, 100 रुपए मिलता है 100 रुपए मिलता है देंगे, 200 रुपए मिलता है नहीं देंगे, 300 रुपए मिलता है नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ना तो वेज रेट मायने रखता है इस केस में, और ना तो उनका प्रेजेंट मायने रखता है। ठीक है, प्रेजेंट है मतलब काम में आए हैं या लीव पे है, ये हमेशा उन्हें मिलेगा फॉर ऑल वर्किंग डेज। फिर बोला है ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन वीक डेज। तो वीक डेज पे उन्हें 8 आवर्स काम करना पड़ेगा। सैटरडे एंड संडे विल बी वीकली हॉलीडे। सैटरडे संडे जो है वो वीकली हॉलीडे है, मतलब नॉर्मली काम नहीं करना पड़ता है। जैसे दिख रहा है कि यहाँ पर ए ने काम नहीं किया है, बट बी और सी ने काम किया है। हाउएवर वर्कर्स में वर्क ऑन सैटरडे ड्यू टू एक्सटेंजेंसी ऑफ द वर्क फॉर 4 आवर्स, दो फुल पेमेंट ऑफ 8 आवर्स विल बी मेड विथ नो अदर पेमेंट। मतलब इस लाइन का बात मतलब समझना जरूरी है। देखो यहाँ पर बोला है कि नॉर्मली वर्कर के लिए सैटरडे संडे छुट्टी होता है, हॉलीडे होता है, लेकिन अगर काम का लोड बहुत ज्यादा है तो वर्कर को सैटरडे काम करवाया जाता है कितना, 4 घंटे के लिए, लेकिन 8 घंटे का ही उनको पेमेंट किया जाता है। 8 आवर्स विल बी मेड विथ नो अदर पेमेंट, और कुछ पेमेंट उसके साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि ओवर टाइम नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है
देखो इस लाइन का मतलब बोल रहा है कि 4 आवर्स सैटरडे संडे जो है 4 आवर्स काम करना चाहिए, लेकिन कोई अगर 4 आवर्स भी काम करेगा तो हम लोग मानेंगे कि वो 8 आवर्स काम कर रहा है, और 4 आवर्स इंटू नॉर्मल वेजेस जो होता है वो 4 आवर्स काम करने से भी 8 आवर्स का पेमेंट उन्हें दिया जाएगा, लेकिन कोई ओवर टाइम पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही ओवर टाइम मान लिया जाएगा कि आप 4 घंटे कर रहे हो, हम मान लेते हैं आप 8 घंटे कर रहे हो, क्योंकि आपने छुट्टी के दिन भी काम किया, छुट्टी के दिन 4 घंटा काम करना पड़ेगा अगर वर्कलोड ज्यादा है। और अगर कोई 4 घंटा काम किया तो ये मान लेंगे कि वो 8 घंटा काम कर रहा है, लेकिन उस 8 घंटा मतलब अब 4 से 8 हो गया तो हम लोग बोलेंगे डबल हो गया, नहीं डबल नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूल्स अलग बोल रहा है, यहाँ पर रूल्स बोल रहा है कि 4 घंटा काम करने से हम मान लेंगे कि 8 घंटा काम कर रहे हो, और 4 घंटे का नॉर्मल वेजेस जो होता है उसकी जगह 8 घंटे में जो नॉर्मल वेजेस होगा वो हम लोग पेमेंट करेंगे, लेकिन हम लोग कोई डबल पेमेंट नहीं करने वाले, मतलब ये रेट कोई डबल नहीं होगा। फिर बोल रहा है ओवर टाइम इज पेड, ये देखो यहाँ पर बता दिया है ओवर टाइम का रूल्स। ठीक है, ये ओवर टाइम नहीं है, ये ओवर टाइम के रूल्स में नहीं आ रहा है, ये बोला जा रहा है कि छुट्टी के दिन 4 घंटे काम करना पड़ेगा लेकिन आपको 8 घंटे का पेमेंट मिलेगा। ये इनका एक स्कीम है इस ऑर्गेनाइजेशन का। और ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन ए डे। ये क्या है, ये फैक्ट्री एक्ट, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री एक्ट को फॉलो करता है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट का रूल्स लिखा हुआ है। ओवर टाइम कैसे पे होगा, ऑर्डिनरी वेज रेट जो है वर्कर का उसका डबल ट्वाइस पे होगा। ठीक है, और तभी होगा अगर वर्कर 9 आवर से ज्यादा काम करेगा। ठीक है, अब इन्होंने 8-8 घंटे का अपना स्लॉट रखा है, वो इनका जो है मैनेजमेंट का डिसीजन है, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट तभी इन पे एप्लीकेबल होगा अगर कोई वर्कर 9 घंटे से ज्यादा काम करेगा, अदरवाइज फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर ये नहीं आएंगे। Excluding holidays, the total number of hours worked out to 176 in the relevant month। बोल रहा है कि हॉलीडे को अगर छोड़ दे तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड आउट टू 176 इन रेलिवेंट मंथ, एक महीने में। ठीक है, रेलिवेंट मंथ में 176 आवर्स नॉर्मली काम होता है। तो अब ये मंथ का डेटा क्यों दिया है, ताकि हम लोग ये डीए निकाल पाए। तो रेलिवेंट मंथ में डीए है 968 और रेलिवेंट मंथ में 176 आवर्स काम हुआ है, तो हम लोग इससे ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि डीए पर आवर कितना है। ठीक है, क्योंकि एक महीने में डीए दिया गया 968, एक महीने में 176 आवर्स काम हुआ है, तो मंथली डेटा के साथ मंथली डेटा डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके ना कुछ डिटेल्स आएगा। तो इससे हम लोग डिवाइड करने से ये पता चलेगा कि डियरनेस अलाउंस पर आवर कितना है। तो 968 डिवाइडेड बाई 176, यानी डीए जो है वो 5.5 पर आवर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या है, ये 976 पर मंथ है और ये 176 जो है पर मंथ है, ये आवर है, 976 आवर्स पर मंथ। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया, पर मंथ कैंसिल, तो ये रुपीस जो है इसके आगे, तो रुपीस 5.5 पर आवर ये रह जाएगा। ठीक है, तो डीए जो है वो एक घंटे में 5.5 मिलता है। द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ओवरहेड। बोल रहा है कि प्रोविडेंट फंड जो भी कंपनी के तरफ से प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होगा, ईएसआई में कंट्रीब्यूशन होगा, वो हमें ओवरहेड में एब्सॉर्ब करवाने के लिए बोला है। तो देखो नॉर्मली हम लोग जब लास्ट दिन कर रहे थे तो तब हमें लेकिन डायरेक्ट लेबर में ही वो दिखाने के लिए बोला था, ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट लेबर होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि इसे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में हमें एब्सॉर्ब करवाना है, बट वो तो हमें करना ही नहीं है, ये लाइन तो फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि हम लोग तो अभी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पढ़ रहे हैं। वैसे भी अगर हमें ये मान लो एग्जाम में तो वैसे बोलेगा नहीं, बाकी ये चैप्टर हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का वो बात अलग है, लेकिन तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझोगे, देखो ना तो हमें हमारे पास प्रोविडेंट फंड का कोई डिटेल्स है, ना तो हमारे पास ईएसआई का कोई डिटेल्स है कि हम लोग इसका कोई ट्रीटमेंट करें, तो ये फालतू में कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए दिया है, इस लाइन का तो कोई मतलब है ही नहीं। कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर, हमें वेजेस पेबल जो है ईच वर्कर का वो कैलकुलेट करके देने के लिए बोला गया। ठीक है, तो ईच वर्कर को क्या क्या मिलेगा, देखो हर एक वर्कर को 3 चीज मिलेगा, एक तो उसे नॉर्मल वेजेस मिलेगा, एक डीए मिलेगा, और अगर वो ओवर टाइम करेगा तो उसे ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, ये 3 चीज मिलेगा, तो ये तीनों चीजों का टोटल करने से ही पता चलेगा कि वर्कर ए बी सी को क्या क्या मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4, वर्कर ए
पहले यहाँ लिख लेते हैं मंडे से लेके सैटरडे तक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अच्छा, अब देखो हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। एक तो नॉर्मल टाइम, ओवर टाइम। देखो अगर हमें ओवर टाइम निकालना है, नॉर्मल वेजेस, तो हमें क्या क्या चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला ना, इसके पहले वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, तो नॉर्मल टाइम एक लिखेंगे, एक लिखेंगे ओवर टाइम, और एक वीकली बेसिस पे लिखेंगे। वीकली, नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम, ये डेली बेसिस पे, और एक वीकली बेसिस पे लिख लेंगे नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम। ठीक है, सेम इस तरीके से हम लोग वर्कर बी का भी करेंगे, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे नॉर्मल टाइम, ओवर टाइम। वीकली बेसिस पे नॉर्मल टाइम, ओवर टाइम। वर्कर सी टीए जो है वो नीचे निकाल लेंगे। ठीक है, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि टाइम का बाइफर्केशन कितना है। अच्छा, तो पहले वर्कर ए का टाइम लिखते हैं, उसने कितना 10.58, 10.5 ये लिखा हुआ है, तो हम इस पे दोनों बाइफर्केट कर लेंगे। तो मुझे एक चीज बोलो कि 10.5 जो है, इसको अगर हम लोग बाइफर्केट करेंगे डेली बेसिस वाला, ठीक है, डेली बेसिस वाला 10.5 को बाइफर्केट करेंगे अकॉर्डिंग टू ओवर टाइम एंड नॉर्मल टाइम। तो बोलो इसमें ओवर टाइम कितना है, नॉर्मल टाइम कितना है। इन पे फैक्ट्रीज एक्ट लगता है, तो उस हिसाब से बताना है हमें। 1.5 ओवर टाइम। नॉर्मल टाइम कितना बोलो। नॉर्मल टाइम 9 मैम। हाँ 9, और ओवर टाइम 1.5। 1.5। तो ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 1.5। सेम इसी तरीके से बाकी भी लिखेंगे। तो 8 वाले केस में मैम 8 ही नॉर्मल टाइम है। 8 नॉर्मल टाइम, ओवर टाइम 0। ठीक है, अच्छा फिर 10.5 वाला सेम ऐसे ही होगा जैसे फर्स्ट वाला हुआ, 9 और 1.5। ठीक है, अच्छा फिर थर्सडे वाला 9.5, तो इसमें कितना हो जाएगा 9 और 0.5। 0.5। हाँ, और 10.5 में वैसे ही हो जाएगा 9 और 1.5, और सैटरडे यहाँ पर खाली। ठीक है, अच्छा तो टोटल करेंगे ये 9 मतलब 4 बार 9, 36। 36 और 5 बार होने से 45 होता है, एक कम है 44 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो रहा है, डेढ़ डेढ़ डेढ़, और ये आधा, मतलब कितना हो जाएगा, डेढ़ और डेढ़ 3, 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब वीकली देखो, तो ये पूरा वीक है, वीक में कितना आवर्स काम हुआ है 49। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल और ओवर टाइम कितना हो जाएगा बाइफर्केशन। वीकली में क्या है, बियॉन्ड 48 आवर्स फैक्ट्रीज एक्ट बोल रहा है कि ओवर टाइम मानेंगे, तो 49 है, तो कितना हो जाएगा नॉर्मल में कितना और ओवर टाइम में कितना, नॉर्मल में 48, ओवर टाइम में 1। 1। ठीक है, तो ये हो गया 48 और 1। यही चीज हमें पहले एक बार सीख लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब बी का भी सेम तरीके से, तो 8 8 8 8 8, तो इसका क्या ओवर टाइम कुछ होगा, नहीं, सभी नॉर्मल होगा। सैटरडे तक, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 करके 48 आवर्स। ओवर टाइम यहाँ पर खाली,
ये फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ठीक है। तो तुम लोग ये मत सोच लेना कि जो बोला था कि सैटरडे में अगर 4 घंटा काम किया तो 8 घंटा मानेंगे, ठीक है, वो मानने दो। पेमेंट तो हमारा काउंटिंग में 8 आ रहा है ना, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये जो 8 दिख रहा है ना, इसका मतलब इन्होंने एक्चुअली 4 घंटा ही काम किया है, बट इसे 8 घंटा मान के पेमेंट किया जाएगा। हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि ये फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आता है। वो तो उनका स्कीम है कि अगर सैटरडे कोई काम करता है तो वो 4 घंटे करता है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि 8 घंटे, मतलब एक्चुअली इसने 4 ही घंटे किया है, बट 8 घंटे मान के इनको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अब वीकली में क्या लिखेंगे, तो वीकली कितना हो रहा है, वीकली 48 हो रहा है, तो बियॉन्ड 48 आवर्स तो कुछ नहीं है, तो ओवर टाइम कुछ नहीं है। सी का देख लो 10.58, तो 10.5 में कितना हो जाएगा, 9 और 1.5। उसके बाद है 8, फिर 10.5, 8, 10.5, 9.5 और 10.5। 10.5 मतलब 9 और 0.5, और 8 सैटरडे 8 मतलब यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना होगा और ये टोटल कितना होगा, तो ये 9 9 9, 1 2 3 4, 45, 45 और 7, 52 52, और ये वाला हो जाएगा 1.5 1.5 3 3, और ये 4 घंटा या 5 घंटा। एक शायद मैंने गलत लिखा है ना, एक शायद मैंने गलत लिखा है, 1.5 1.5 0, ये भी 1.5 होगा, ये फ्राइडे वाला। हाँ 10.5 है, तो ये 1.5 होगा, ये 10.5 था, मैंने 9.5 मान के ये कर दिया, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वीकली देखो, वीकली फिर कितना होगा, इसने 57 आवर्स काम किए हैं वीक में, तो नॉर्मल में कितना लिखेंगे 48, और ओवर टाइम फिर कितना हो जाएगा, 57 है, तो 57, 48 माइनस 57 करने से ही पता चलेगा कितना 9 हो रहा है। 9 हाँ हो मैम। रहा है, ये देखो 57 होने से 9 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने पहले टेबल बना लिया, ठीक है, कि वीक के हिसाब से क्या है, डेली के हिसाब से क्या है। अब हम लोग जो है वेजेस का कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेजेस, ठीक है। तो नॉर्मल वेजेस कितना है, तो देखो अगर हमें ये डेटा कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था वहां पर 10 मैंने बोल दिया था कि 10 है, तो 10 का डबल 20 करके कर रहे थे, तो 10 क्या था, वेजेस रेट पर आवर। बट यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली वेजेस रेट पर आवर नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन है जिससे हम लोग वेजेस रेट पर आवर निकाल सकते हैं। तो ए वर्कर को अगर 200 रुपए मिलता है 8 घंटा काम करने का, तो उनका वेजेस रेट पर आवर कितना है, बोलो। बोलो, 200 रुपए मिलता है एक दिन में 8 घंटा काम करने का, तो 1 घंटे का कितना मिलता है, वेजेस रेट का मतलब तो वही हो गया ना, पर आवर। हाँ बोलो कितना, 25 25 ₹200 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स, तो ये हो जाएगा 25 पर आवर। बी का कितना हो जाएगा, ₹100 डिवाइडेड बाई 8, 12.5 हाँ 12.5 पर आवर। और सी का है 300/8, 37.5 37.5 पर आवर। अच्छा, अब इन्हें डीए भी मिलता है, नॉर्मल वेजेस में डीए भी मिलता है, ये नॉर्मल बात है इनका डीए मिलना, डियरनेस अलाउंस।
अब ये निकालना पड़ेगा डीएनएस अलाउंस क्या चाहिए हमें, पर आवर चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग पर आवर निकालेंगे डीएनएस अलाउंस तो ही ना इसके साथ ऐड कर पाएंगे, क्योंकि ये डीएनएस अलाउंस इनको नॉर्मली मिलता है, ठीक है। चाहे कैसा भी काम करे, कुछ भी करे, आए ना आए, डेली बेसिस पे मिल जाता है। तो 968 किसी एक रेलिवेंट मंथ में डीए था 968 पर मंथ था, ठीक है। और किसी एक रेलिवेंट मंथ में यहाँ पर दिया हुआ है कितने घंटे काम हुए हैं, वो दिया है 176 आवर्स पर मंथ, ठीक है। तो ये डिवाइड करने से हमें मिल जाएगा, पर मंथ कैंसिल आउट, रुपीज पर आवर हो जाएगा, जो कि अभी अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया भी था, आया था 5.5। तो ये हो जाएगा रुपीज 5.5 पर आवर। सभी का वही रहेगा, क्योंकि डीए सभी को सेम तरीके से मिलता है, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं किया है इन्होंने, ठीक है, जैसा भी वर्कर हो। तो टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, एक एक वर्कर का नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल या बेसिक वेजेस बोल सकते हो, जिसमें डीए आता है, ये सब डीए आ जाता है, बोनस वगैरह भी आ जाता है अगर वैसे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बोला है कि डीए ऑलवेज मिलेगा, तो ये इसी का पार्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल वेजेस पर आवर कितना हो जाएगा, टोटल करो 30.5, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5 42 43 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल वेजेस, ठीक है। अब हमें निकालना है कि वर्कर लोगों को कितना कितना पेमेंट मिलने वाला है। तो कैलकुलेशन ऑफ वेज पेमेंट, तो सबसे पहले ए का निकालेंगे, फिर बी का, फिर सी का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर से वही देखना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे पेमेंट ज्यादा हो रहा है कि वीकली बेसिस पे पेमेंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम तुम लोग को दिखाते हैं, एक वे आउट बोल देंगे, जिससे बहुत आसानी से निकल जाएगा कंपेयर किए बिना, ठीक है। तो लेकिन पहले हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि किसमें ज्यादा ज्यादा हो रहा है। तो देखो, ए को कितना करके मिलेगा, ए को 30.5 करके मिलेगा, ठीक है। तो 30.5 करके अगर मिलेगा तो मुझे एक चीज बताओ कि ये 9, 8 और 9, 9 ऐसे करके जो दिया हुआ है, उसके लिए जो मिलेगा वो कितना होगा। मतलब तुम लोग बेसिकली मुझे ए का वेजेस कैलकुलेट करके बताओगे डेली बेसिस पे और जो कि वीकली बेसिस पे है, दोनों तरीके से कैलकुलेट करके एक बार बताओ। देखो, ये ए को जो ये मिलेगा ना, ये 9, 8, 9, 9, 9, या ये सभी कितना करके मिलेगा, ये सभी का बोलो, रेट बोलो कितना करके मिलेगा। एम करके हाँ बोलो कितना करके मिलेगा, 30.5, बोलो हाँ कि ना। 30.5 करके होगा कि नहीं होगा, बोलो, ये समझ में आया कि नहीं, हाँ मैम। बोलो। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करके, अगर हम 44 इंटू 30.5 करेंगे तो भी तो मेरा सेम आंसर आएगा, नहीं आएगा। मैथमेटिकली सोच के देखो, अगर ये है तो 30.5 कॉमन ले लेने से ब्रैकेट में 9 + 8 + 9 + 9 + 9, तो ये करना और ये करना एक बात है कि नहीं। बार बार नहीं करके हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो बोलो कितना आएगा, बार बार करने से भी जो आंसर आएगा, ऐसे करने से भी तो वही आएगा ना मैथमेटिकली। तो एक बार बताओ तो कितना आ रहा है। मैम 1342। 1342। और ये जो ओवर टाइम है, ये ओवर टाइम पे कितना जाएगा, 30.5 का डबल, जो कि कितना हो जाएगा 61। अब ये ऐसे करके बार बार 61 नहीं करके, अगर हम 5 में भी 61 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे लिए सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मुझे बोलो कितना आ रहा है, 305। 305। अब दोनों को ऐड कर दो तो डेली बेसिस पे पता चल जाएगा कि ए को कितना मिलेगा, ओवर टाइम और नॉर्मल मिला 1647। 1647, ठीक है। अब वीकली चेक करेंगे, तो वीकली 48 आवर्स काम हुए, तो 48 आवर्स तो ओवर टाइम नहीं है, तो ये 30.5 करके मिलेगा, कितना होगा 1464। और
1 घंटा ओवर टाइम 61 करके, तो 61 रुपीज, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1525 मैम। 1525। तो कौन सा ज्यादा है? 1647। तो हमें ये जी वाला मैम। ऑप्शन लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना मेहनत नहीं करके हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जिसमें हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें डेली बेसिस पे देना चाहिए कि वीकली बेसिस पे देना चाहिए। हमें ना ओवर टाइम का कंपैरिजन करना चाहिए। तो बोलो, ओवर टाइम इन डेली बेसिस एंड ओवर टाइम इन वीकली बेसिस कौन सा हायर है? मतलब कौन सा टाइम ज्यादा है? अमाउंट नहीं, ज्यादा। 5 घंटा ज्यादा है कि 1 घंटा ज्यादा है? 5 आवर्स मैम। 5 आवर्स। तो अगर 5 आवर्स ज्यादा है तो 5 आवर्स कितना करके जाएगा? 61 करके जाएगा, ठीक है। तो इसी में आंसर कंफर्म है कि ज्यादा आएगा, चाहे ये 44 की जगह ये 48 हो या जो भी हो, ठीक है। मतलब ऐसा सोच रहे हो ना कि ये तो 48 है तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा, नहीं, ये 5 आवर्स है। तो 5 आवर्स डबल करके जा रहा है, तो जिसमें ओवर टाइम ज्यादा होगा ना, उसी में वर्कर का ज्यादा फेवर है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे करके दोनों तरीके से चेक करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो उसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने शॉर्टकट बोला वो फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, बी के केस में तो ओवर टाइम है ही नहीं, बी का तो कोई चेक करने का जरूरत ही नहीं है। सी में इस तरीके से तुम लोग चेक कर सकते हो। तो बोलो, सी में 5 है और 9 है, तो किसमें ओवर टाइम ज्यादा है? वीकली मैम। वीकली। तो 9 आवर्स जो है, मतलब वीकली वाला हम लोग का ज्यादा होगा पेमेंट, ठीक है। और जो डेली बेसिस है वो कम होगा। तो हम लोग कंफर्म करते हैं, चलो। तो 58 को मल्टीप्लाई करो जो सी का नॉर्मल वेजेस है उतने से। तो बोलो, सी का नॉर्मल वेजेस देख के एक बार बताओ कितना है? 43 43। तो मल्टीप्लाई करो, 52 इंटू 43 कितना होता है? मैम 2236। 2236। और ये 5 जो है 43 का डबल कितना हो जाएगा? 96। 96 इंटू 96 होगा कि 86? 86। 86 इंटू 5, 43। 430। हाँ, अब ये टोटल करने से कितना आएगा? 6336, 4 और 2 6 और 2 2666, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, 48 इंटू 43 और 9 इंटू 86। बोलो कितना होता है? 48 इंटू 43 कितना होता है? 2046। 2064। और ये वाला 86 इंटू 9, 774। तो टोटल एक बार लगाओ कितना है? 2838। 283 आ रहा है। अच्छा, 2838। तो कौन सा ज्यादा हुआ? 2666। तो देखो, मैंने पहले ही बोला था, जिसमें ओवर टाइम ज्यादा है उसी में आंसर ज्यादा आएगा। तो फिर इतना कैलकुलेशन हम लोग क्यों करें? तो हमें सिर्फ क्या चेक कर लेना चाहिए, ओवर टाइम वीकली बेसिस पे ज्यादा आया है कि डेली बेसिस पे ज्यादा है। जिसपे ओवर टाइम ज्यादा है उसी पे वर्कर को बेनिफिट होगा। तो अगर वीकली बेसिस पे ओवर टाइम ज्यादा है तो हमें वीकली बेसिस पे पेमेंट दिखा देना चाहिए, अगर डेली बेसिस पे है तो डेली बेसिस पे दिखा देना चाहिए। तो इतना चेक करने का जरूरत नहीं होगा। तो ये पॉइंट तुम लोग अपने हिसाब से थोड़ा लिख लो, हम तब तक ये हटाते हैं जो भी मैंने यहाँ बनाया है, कि हम लोग कैसे इसको चेक करेंगे। तो जिसको जैसे लिखना है लिखो, इंग्लिश में लिखना है लिखो, बांग्ला में लिखना है लिखो, हिंदी में लिखना है, जिसको जैसा लिखना है लिख लो। कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग पूरा लिख के कंपेयर नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट कंपेयर करेंगे कि ओवर टाइम हायर किस में, इन केस ऑफ डेली पेमेंट और इन केस ऑफ वीकली पेमेंट। ठीक है। तो अब बोलो, ए का पेमेंट हम लोग कैसे दिखाए फिर? बोलो, वीकली दिखाए कि डेली दिखाए? डेली। डेली, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे ए का पेमेंट? यहाँ पर लिखेंगे वेजेस,
44 hours at the rate of 30.5 और 5 hours at the rate of 30.5 into 2, तो जितना आएगा उतना लिखेंगे। तो ये आया, यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिख देते हैं नॉर्मल वेजेस और इसको ओवर टाइम, ऐसे लिख दे। तो ये कितना हो जाएगा, 1342 आया था और ये आ गया था हम लोग का, ये कितना आ रहा है 61 into 5, 305। तो टोटल कितना आ जाएगा 1647, ये हो गया टोटल वेजेस। फिर बी का सेम तरीके से, बी का तो देखो ओवर टाइम था ही नहीं, ठीक है, किसी भी केस में बी का ओवर टाइम नहीं था, तो बी का कैसे निकालेंगे, सिर्फ नॉर्मल वेजेस निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, कितना निकालेंगे 48 into 18, कितना होगा 864। और सी का कैसे देना चाहिए, ओवर टाइम 5 इसमें है डेली बेसिस पे, तो 52 इंटू, यहाँ पर ये डेली बेसिस पे हम अलग अलग इंटू करके इसीलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि वो मैंने बताया ना मैथमेटिकली वैसे करेंगे तो जल्दी होगा, इस वजह से 52 इंटू, सॉरी 52 नहीं, ये कितना है, ओ ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो 48 और 9, 48 एट द रेट ऑफ 43 और 9 एट द रेट ऑफ 43 का डबल, तो कितना आ जाएगा, ये आया था 2064 और ये आ जाएगा 774, चेक कर लो, तो टोटल हो जाएगा 82838, ये हो जाएगा टोटल वेजेस, और यहाँ पर 864, ये हो गया टोटल वेजेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने सिखाया वैसे किया, बट यहाँ पर हम लोगों ने एक शॉर्टकट लिया। पहला बात है अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करके ये 44 के साथ करोगे तो भी डेली बेसिस का मिल जाएगा, ठीक है। और एक शॉर्टकट और एक लिया कि हमें कंपेयर करना है कि ओवर टाइम किस में ज्यादा आ रहा है, वीकली में भी, वीकली में या डेली में, जिसमें ज्यादा आ रहा है ना पेमेंट वर्कर का उसी में ज्यादा आएगा, तो विच एवर इज हायर चेक करने का ये एक सिंपल तरीका है, ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस इन कॉस्टिंग, ये देखो हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये इलास्ट्रेशन 5 तभी कर सकते हैं, पहले ये ट्रीटमेंट पढ़ लेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस इन कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्टिंग में ओवर टाइम वेजेस का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशन होगा वो तो हम लोगों ने सीखा, बट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो ओवर टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि हम लोग ओवर टाइम कौन सी सिचुएशन में करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, इफ ओवर टाइम ऑकर्स ड्यू टू द desire or request of the customer, then the entire amount of overtime wages will charge to only that particular job. Next, if the overtime occurs, if overtime occurs
due to the general pressure of work and is worked regularly throughout the year, as a normal features, then the overtime wages will be charged evenly to all the customers. Sorry, और एक पॉइंट है, इसमें एक फॉर्मूला है वो भी लिखना पड़ेगा। एवरेज वेजेस, ये कंप्लीट नहीं हुआ इसमें, एवरेज वेजेस रेट पर आवर इक्वल टू normal wages plus overtime wages divided by normal time plus overtime. And last point, if the overtime wages, if the overtime occurs due to mismanagement or due to any abnormal reason, then overtime wages will be charged to costing period. समझाते हैं, इसी पे हमारा इलास्ट्रेशन 5 बेस्ड है। तो ट्रीटमेंट ऑफ ओवरटाइम वेजेस का हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कॉस्टिंग में, तो ओवरटाइम क्यों क्यों करना पड़ा वो देखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ओवरटाइम ऑकर्स ड्यू टू डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, मतलब हम लोग जो भी चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कोई कस्टमर आया और हमें ऑर्डर दे दिया, मान लो ठीक है कि ये चीज 1000 पीस बना के दो, और वो बोल रहा है 1 हफ्ते में बना के दो, बट हमें पता है कि 1000 पीस 1 हफ्ते में तो बन नहीं सकता है, कम से कम 3 हफ्ता चाहिए, ठीक है। लेकिन वो हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं मुझे 1 हफ्ते में ही चाहिए, आप करके देंगे, आपको अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा तो हम लोग कर देंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो हम लोगों ने देखा ठीक है भाई एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन टाइम तो हमारे पास उतना ही है ना, सामने वाला हमें पेमेंट कर रहा है, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया वो बात अलग है, लेकिन समय पे अगर मुझे वो चीज उनको देना है तभी तो वो मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा, तभी मुझे ऑर्डर लेना चाहिए, अदरवाइज तो गुडविल भी खराब होगा। तो फिर मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे ज्यादा मेहनत करके जो चीज 3 हफ्ते में खत्म होने वाला था वो मुझे अगर 1 हफ्ते में करके देना है तो मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर तुम लोगों ने ही पढ़ाई जो है वो जमा कर लिया, ठीक है, अब जो पढ़ाई डेली बेसिस पे करने से इजी हो जाता, अब अगर तुम लोग उसी पढ़ाई को
3 दिन में करना चाहोगे तो ओवर टाइम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर बोल रहा है कि कस्टमर ने बोला कि भाई मेरा इतने दिन में ही चाहिए, मुझे इतने दिन के अंदर दे दो, तो हम लोगों ने बोला ठीक है ऑर्डर एक्सेप्ट, बट हमें ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। तो हम लोग ओवर टाइम करवाएंगे, तो ओवर टाइम करवाएंगे तो हमारा खर्चा बढ़ेगा, ठीक है, वर्कर को ओवर टाइम देंगे तो खर्चा बढ़ेगा। तो फिर हमें इस ओवर टाइम का जो वेजेस है वो किस पे चार्ज करना चाहिए, उस पर्टिकुलर कस्टमर ने जो काम दिया उस जॉब पे। मान लो कि मेरा 1000 पीसेस हम उसे बेचते, अगर वो मुझे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं देता तो हम वो 1000 पीसेस बेच देते हैं एट द रेट ऑफ 200 रुपीज करके। बट क्योंकि उसने मुझे बोला कि नहीं भाई इतने ही दिन में मुझे करके दे दो, तो मुझे ओवर टाइम करवाना पड़ा, तो मेरा कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि लेबर कॉस्ट में नॉर्मल वेजेस की जगह ओवर टाइम भी चला गया। तो हम बोले ठीक है आपको एक एक चीज एक एक पीस 250 रुपए करके गिरेगा, ठीक है, 200 रुपए में हम बेच नहीं सकते क्योंकि मुझे ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। और जिसने ऑर्डर दिया कस्टमर ने बोला डन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दे देंगे। तो ओवर टाइम मुझे किस पे चार्ज करना चाहिए, सिर्फ उन्हीं से वो चीज मुझे 250 रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है। सेम वही चीज अगर कोई और लेने आया और मुझे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया तब तो मुझे 200 रुपए में ही बेचना है जो मार्केट प्राइस है। लेकिन अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इतने दिन के अंदर बना के दे दो और मुझे इसके लिए ओवर टाइम करवाना पड़ा, तो हम कस्टमर से उस चीज का दाम जो है ज्यादा ले लेंगे, महंगा करके, ठीक है। तो ये हो जाता है कस्टमर के रिक्वेस्ट पे काम करना। अच्छा, फिर और एक क्या है ओवर टाइम का, देखो यहाँ पर सेकंड वाला पॉइंट जो बोला है कि if overtime occurs due to the general pressure of the work and is worked regularly throughout the year as a normal features, then the overtime wages will be charged evenly to all the customers। मतलब बोल रहा है कि अगर हम लोग जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमेशा ही हमें ओवर टाइम करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस काम का इतना ज्यादा डिमांड है, जबकि मार्केट में उतने वर्कर मिलते ही नहीं है। मतलब हमारा काम ऑलवेज हरी में होता है, ठीक है, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी में करना पड़ता है और हमें डेली बेसिस पे ही ओवर टाइम काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोग ओवर टाइम नहीं करेंगे तो हम लोग मार्केट डिमांड फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे। इतना प्रेशर है काम का, जनरल प्रेशर है कि ओवर टाइम इज अ नॉर्मल मैटर। तब हमें सभी कस्टमर से ओवर टाइम चार्ज करके लेने का मौका मिल जाएगा। मतलब अगर ओवर टाइम करके ही मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचना पड़ता है तो हम सभी से 250 रुपए करके लेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर से लेंगे, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कस्टमर के ऑर्डर की वजह से मुझे ओवर टाइम नहीं करना पड़ता है, मुझे हमेशा ओवर टाइम ही करना पड़ता है क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, जनरल प्रेशर ऑफ वर्क, ठीक है। तो ओवर टाइम हम लोग इवनली हर एक कस्टमर से ले लेंगे। तो वेजेस रेट कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल वेजेस जितना हो रहा है ओवर टाइम जितना हो रहा है दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वेजेस मिलेगा, फिर डिवाइडेड बाय जितना टाइम उस पे बिताया, नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम, ठीक है। डिवाइड करने से हमें क्या मिल जाएगा, वेज रेट एवरेज वाला मिल जाएगा। एवरेज का मतलब नॉर्मल और ओवर टाइम दोनों को मिला दिया, नॉर्मल और टाइम और ओवर टाइम मतलब नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम एंड ओवर टाइम डिवाइड कर दिया, तो हमें जो वेजेस मिलेगा वो मिक्स्ड अप मिलेगा, नॉर्मल वेजेस और ओवर टाइम का मिक्स्ड अप मतलब ये एवरेज। तो हमें एवरेज वेज रेट पता चल जाएगा जो हम लोग हर एक कस्टमर से चार्ज करेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल है हमारे लिए ओवर टाइम करवाना। या फिर थर्ड नंबर पॉइंट वाला देखो, अगर ऐसा होता है इफ द ओवर टाइम ऑकर्स ड्यू टू मिसमैनेजमेंट और ड्यू टू एनी एबनॉर्मल रीजन, तो मान लो हमारा स्टॉक आउट हो गया था, या फिर मान लो कि मशीन ब्रेकडाउन हो गया था, या पावर फेलियर हो गया था, तो हम लोगों ने जो ऑर्डर लिया ना वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा अगर हम लोग ओवर टाइम नहीं करेंगे। तो मिसमैनेजमेंट के कारण क्या हो गया, ओवर टाइम करना पड़ा। तो अब ये तो हम ना तो रेगुलर कस्टमर पे चार्ज कर सकते हैं ना तो उस कस्टमर पे चार्ज कर सकते जिसका ऑर्डर लिया था। तो फिर अगर मेरे ही वजह से मुझे ओवर टाइम करना पड़ा तो इसका दोष हम किस पे दे, किसी पे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये मेरा लॉस है तो मुझे उसे कहाँ चार्ज करना पड़ेगा, कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करना पड़ेगा। तो ये मुझे मेरा लॉस बेयर करना पड़ेगा, तब हम एक्स्ट्रा मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा के नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इस पे ये इलास्ट्रेशन 5 हमें करना है। तो इलास्ट्रेशन 5 में क्या बोला है, इन ए फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज 100 पर आवर एंड ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलोज। तो बेसिक वेज रेट बोला है 100 रुपीज करके है, और ओवर टाइम कैसे बोला है, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अगर कोई ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स कर रहा है, मतलब मान लो काम करना है सुबह 9 बजे से लेके शाम को मान लो 6 बजे तक, ठीक है,
तो 9 घंटा हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है देख लो 9 घंटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बोल रहा है कि मान लो 9 बजे से पहले कोई आ गया काम करने के लिए और 6 बजे के बाद भी वो काम कर रहा है, तो उसको ओवर टाइम बोलेंगे। तो ऐसा अगर कोई कर रहा है तो उसे कितना मिलेगा ओवर टाइम का रेट, तो नॉर्मली डबल होता है, लेकिन मैंने बोला था ना अगर क्वेश्चन हमें कुछ बोलेगा देन फॉलो द क्वेश्चन। तो नॉर्मल वेजेस का 175%, मतलब 100 रुपीज का 175%, यानी 175 रुपीज करके ओवर टाइम मिलेगा अगर वो बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स ओवर टाइम कर रहा है। तो संडे एंड हॉलीडे में कोई अगर ओवर टाइम कर रहा है तो उसे मिलेगा 225% ऑफ बेसिक वेज रेट, मतलब 100 का 225%, यानी 225 रुपए करके मिलेंगे पर आवर बेसिस पे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वेयर वर्क, तो प्रीवियस ईयर का एक डेटा दिया है। प्रीवियस ईयर इस ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली 1,000 लाख काम हुआ था, ओवर टाइम हुआ था बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स 20,000 और ओवर टाइम ऑन संडे एंड हॉलीडे 5,000 आवर्स। तो टोटल इतने आवर्स जो है काम हुए थे पिछले साल, ठीक है पिछले साल इस ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मल और जो है ओवर टाइम दिया हुआ है। ओवर टाइम कौन से कैटेगरी में कितना किया है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेट, जॉब जेट में ये आवर्स काम हुए हैं। तो नॉर्मली 1,000 आवर्स काम हुआ है, उसके बाद ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स 100, संडे एंड हॉलीडे 25, टोटल 1125 आवर्स काम हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेट, तो जॉब जेट को कंप्लीट करने के लिए कितना लेबर कॉस्ट लगा है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस, ठीक है, और हमें ओवरहेड कैलकुलेट करना है। ओवरहेड नहीं, ये ओवर टाइम होगा, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस, तो पहला बोला है वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज ए पॉलिसी ड्यू टू द वर्कर्स शॉर्टेज। बोल रहा है कि ओवर टाइम करना अगर एक रेगुलर मैटर है तो फिर हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमें ओवर टाइम करना पड़ता है, बट ये हमारा कोई रेगुलर मैटर नहीं है, इरेगुलर मैटर है। और ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू एक्सपीडिएट द जॉब, जॉब मतलब जो काम मिला है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए कस्टमर के रिक्वेस्ट पे तो हम लोगों को ओवर टाइम करना पड़ा। तो ये तीनों का ट्रीटमेंट हमें क्या करना है वो बताना पड़ेगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ेगा। तो लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेबर कॉस्ट में दो चीज इंक्लूड होगा, एक हो जाएगा नॉर्मल वेजेस, दूसरा हो जाएगा ओवर टाइम। तो अगर ओवर टाइम इस वजह से हुआ तो क्या आंसर होगा, इस वजह से हुआ तो क्या आंसर होगा, इस वजह से हुआ तो क्या आंसर होगा। तो मुझे लगता है सबसे आसान है सी वाला आंसर देना, वैसे सभी आसान है लेकिन हम सी से पूछते हैं, सी वाले पॉइंट से पूछ रहे हैं तुम लोगों से। अगर ओवर टाइम कस्टमर के रिक्वेस्ट पे हुआ है ताकि जो काम मिला वो टाइम पे कंप्लीट करके हम लोग दे दे, तो ओवर टाइम का जो रेट होगा वो किस पे चार्ज करेंगे, सभी कस्टमर पे या उस पर्टिकुलर कस्टमर पे या फिर कॉस्टिंग पीएल में, तीन ही तो चीज था, बोलो ये किस पे चार्ज होगा। ये कौन से पॉइंट से मैच होता है, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 3। कुछ भी नहीं बोलोगे, ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। यहाँ तीनों में से कोई भी पॉइंट नहीं लग रहा है कि कस्टमर के रिक्वेस्ट पे हम लोग कहाँ कर रहे हैं। ऑप्शन 1। हाँ ऑप्शन 1 सही है, ये वाला कि अगर कस्टमर के रिक्वेस्ट पे किया, कोई कस्टमर ने आके बोला मुझे इतने दिन के अंदर करके दे दो, ठीक है, ये जेड वाला वर्क किसी कस्टमर के रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने लिया था और उसकी वजह से हमें ओवर टाइम करना पड़ा। तो जितना भी ओवर टाइम का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो हम लोग जो भी अपने वर्कर को पे करेंगे, उसकी वजह से हम लोग लेबर कॉस्ट हमारा जो भी होगा वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी कस्टमर से रिकवर करेंगे, बाकी और किसी से नहीं। फिर बोला है overtime is worked irregularly to meet the requirement of production, रेगुलरली ओवरटाइम करना हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट आता है तो हम लोग ओवरटाइम करते हैं। मतलब जैसे मान लो कोई ऑकेशन वगैरह आ गया तो ज्यादा डिमांड है तो हम लोग ओवरटाइम कर रहे हैं, तो फिर ये कहाँ पर चार्ज होना चाहिए। बोल रहा है कि ओवरटाइम इज वर्कड इरेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे ओवरटाइम करना पड़ेगा ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर इरेगुलर वे में कभी हमें मतलब ओवर टाइम करना पड़ा ताकि हम लोग जो ऑर्डर लिए वो सही समय तक पहुंचा दे, तो फिर ये कहां पर चार्ज होना चाहिए। ऑप्शन 1 तो चला गया, 2 3 में से कुछ एक होगा, बोलो कौन सा होगा।
सोच के देखो फिर से, ओवर टाइम ना तो कस्टमर के वजह से हो रहा है, ना तो हमें हमारे काम ही ऐसे है कि ओवर टाइम करके ही करना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है, ये एक इरेगुलर मैटर है, बट किसी वजह से ओवर टाइम करना पड़ा, तो फिर उसका हमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बोलो। 2 ही तो पॉइंट बचा है, 2 एंड 3। तो पढ़ो, पढ़ के मुझे बोलो 2 एंड 3 में से कौन सा होगा। ऑप्शन 3। हाँ, ऑप्शन 3 सही है, कि हमारा ओवर टाइम करना ना तो किसी कस्टमर के डिमांड की वजह से कर रहे हैं, ना तो हमारा ऐसा काम है कि हमें ओवर टाइम करना पड़े, लेकिन ओवर टाइम जो है वो कभी कभार हमें करना पड़ता है, तो कब होगा, शायद कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ हमसे, तभी हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा। फिर ये एकदम जो ए पॉइंट है उसमें क्या बोल रहा है, ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली करना पड़ता है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, क्योंकि हमारा जो काम है ना उसके वर्कर मार्केट में मिलता ही नहीं है, तो हमें कम वर्कर से काम करना पड़ता है ऑलवेज, तो हमें ओवर टाइम करना पड़ता है। तो ये कौन से वाले पॉइंट से मीट होगा, अभी एक ही बचा है, बाकी बोलो कौन सा वाला होगा, पॉइंट नंबर 2। 2। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग सभी से ये पैसा रिकवर करेंगे, हम लोग ये जो ओवर टाइम करने से जो लेबर कॉस्ट की वजह से हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा, वो हम लोग सभी कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी ये हो गया। चलो अब हम लोग इलास्ट्रेशन 5 कर सकते हैं। when overtime is क्या होगा, worked regularly throughout the year as a policy due to the worker shortage। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो लिखा है मैंने, एवरेज वेज रेट निकालना पड़ता है, तो निकालेंगे एवरेज वेज रेट, जिसमें आ जाएगा नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम प्लस ओवर टाइम। ठीक है, तो ये रुपीज में आंसर आएगा, ये आवर्स में आंसर आएगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो हम लोग जो है जेड जॉब का निकाल रहे हैं, तो जेड जॉब में नॉर्मल वेजेस जो है, ये देखो नॉर्मल टाइम, ओवर टाइम, और ये नीचे वाला भी ओवर टाइम दिया हुआ, ये 2 तरीके का ओवर टाइम है, एक संडे हॉलीडे वाला और एक बिफोर एंड आफ्टर। तो नॉर्मल जो है उसमें कितना मिलेगा, देखो नॉर्मल वेजेस फॉर, पहले हम लोग रेट निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग रेट निकालेंगे तभी जाके कैलकुलेशन हो पाएगा। नॉर्मल वेजेस फॉर प्रीवियस ईयर, तो नॉर्मल वेजेस फॉर पहले ईयरली निकालेंगे तभी जाके इस पे एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि देखो मुझे मल्टीप्लाई जो करना है, मुझे क्या लेना है, मुझे एवरेज वेज रेट लेना है, तो एवरेज वेज रेट निकालने के लिए मुझे प्रीवियस ईयर का डेटा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एवरेज हम लोग कैसे निकालें, यहाँ से तो एवरेज निकाल नहीं सकते हैं। तो एवरेज कितना होगा, ये है देखो नॉर्मल टाइम है 1 लाख, नॉर्मल वेजेस फॉर प्रीवियस ईयर कितना हो जाएगा 1 लाख आवर इनटू यहाँ पर जितना करके होगा ओवर टाइम फॉर बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स, ये एक नॉर्मल ये एक ओवर टाइम है। ये प्रीवियस ईयर कितना था देख लो, ये प्रीवियस ईयर था 20,000 आवर्स, और एक ओवर टाइम फॉर संडे एंड हॉलीडे for previous year 5,000। ठीक है,
तो देखो नॉर्मल वेजेस कितना करके है, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है 100 रुपए करके, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर ये जो 1 लाख घंटा काम हुआ है इसका पेमेंट 100 रुपए करके हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 लाख। अच्छा, अब ये जो ओवर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, तो 175% ऑफ बेसिक वेजेस, मतलब 100 का 175% यानी 175, तो 175 इंटू 200 कितना होगा, इंटू 2000। कितना हो रहा है, 35 लाख होगा कि 3,50,000 होगा, बता सकते हो एक बार? 2000 है। अच्छा, 35 लाख होगा। और ये हो जाएगा 100 रुपए का 225%, मतलब 225 इंटू 5,000, 11,25,000। तो टोटल कर लो कितना हो जाएगा, प्लस 35, 100 और 30, 135 लाख। तो ये हो जाएगा 1,46,25,000, ठीक है। ये आ गया हम लोग का नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस का टोटल 1,46,25,000, और नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम मिला के कितना हो जाएगा 1,25,000 आवर्स। तो डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, 117। अच्छा तो 117 पर आवर। तो हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया कि एवरेज वेज रेट कितना होगा, ठीक है। अब जॉब जेड के लिए निकालेंगे। नाउ लेबर कॉस्ट चार्ज टू जॉब जेड, तो जॉब जेड में देखो कितने घंटे काम हुए टोटल, 1125 आवर्स, और ये पूरे 1125 आवर्स का हमें एवरेज वेजेस के अकॉर्डिंग पेमेंट करना है, जो कि हम लोग का आया है 117 पर आवर। तो ये हमारा एवरेज वेज रेट है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकाल लिया, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं कि हम लोग निकालें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये टोटल करने से कितना आ जाएगा, 1125, हाँ 1,31,625, 31,625, ठीक है। तो हमें ये 1125 पे एक एवरेज रेट लगाना था पहले वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि जितना भी घंटा काम हुआ उस पे एक एवरेज वेज रेट लगेगा। एवरेज वेज रेट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल वेजेस और जो है ओवर टाइम वेजेस टोटल डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम। तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा दिया था, वेज रेट हमें बोला हुआ था, तो हम लोगों ने निकाल लिया, तो हमारा पहला आंसर हो गया। अब बी वाला पॉइंट, जिसमें हमें कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करना है कि ओवर टाइम इरेगुलरली होता है प्रोडक्शन को मीट करने के लिए। व्हेन ओवर टाइम इज वर्कड irregularly to meet the requirement of प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करेंगे जो ओवर टाइम लगेगा। अच्छा, तो देखो नॉर्मल जो है 1,000 आवर्स, तो ये जॉब जेड का ही तो हमें निकालना है। तो नॉर्मल जॉब जेड में कितने आवर्स काम हुए हैं, 1,000 आवर्स, तो इस पे कितना करके मिलना चाहिए, 100 करके, तो ये हो जाएगा 1,00,000 रुपीज। अच्छा, फिर बिफोर एंड अबव, बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, तुम लोग पूरा लिख लेना। ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स 100, तो इसमें कितना करके मिलता है 175 करके। और संडे एंड सैटरडे ना, क्या हॉलीडे क्या था, संडे एंड हॉलीडेज, ठीक है। तो शॉर्टकट में एस एंड एच लिख देते हैं। ओवर टाइम करने पे 25 घंटा ओवर टाइम किया गया है, तब मिलता है 225 करके। ये जो रेट तो हमारा सेम है ना, रेट तो हमारा सेम है, तो ये इतना हो जाएगा 225 करके। तो ये हो जाएगा 17500, और ये कितना होगा 25 इंटू 225,
5625 तो कितना हो जाएगा 1,17,500 1,23,125 अच्छा अब मुझे बोलो कि इसमें से कितना हम लोग का कॉस्टिंग पीएल में जाना चाहिए क्योंकि ये वाला पॉइंट हम लोगों ने ये डिसाइड किया ना कि भाई इसमें जो ओवर टाइम होगा वो हमें कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर देना चाहिए तो बोलो कॉस्टिंग पीएल में कितना चार्ज होना चाहिए मतलब कितना हम लोग लॉस मानेंगे चार्जेबल टू जॉब कितना होगा और इम्प्लॉय कॉस्ट चार्जेबल टू कॉस्टिंग पीएल कितना होगा देखो हम लोगों ने अपने गलती की वजह से ओवर टाइम किया ना तो अगर हम लोग गलती नहीं करते तो क्या हमें सिर्फ 1,000 आवर्स ही लगता या फिर काम कंप्लीट करने के लिए हमें 1,125 आवर्स ही लगता लेकिन पेमेंट नॉर्मल करना पड़ता ये पहले डिसाइड करके मुझे बोलो मेरा क्वेश्चन समझ में नॉर्मल रहना चाहिए। और एक बार बोलो ना आवाज नहीं आया 1,125 आवर्स में नॉर्मल पेमेंट। हाँ 1,125 आवर्स ही लगता और उसमें नॉर्मल पेमेंट करना पड़ता बट क्योंकि हम लोगों ने गलती किया कुछ मिस मैनेजमेंट हुआ जिसके वजह से हमें 1,000 नॉर्मल करना पड़ा बाकी 125 का हमें एबनॉर्मल पेमेंट करना पड़ा ठीक है तो 1,125 का जितना नॉर्मल पेमेंट होगा वो हम लोग कस्टमर में चार्ज कर सकते हैं जो कि नॉर्मल मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगे तो कस्टमर से चार्ज करेंगे तो 1,125 अगर 100 करके पे करते तो हमारे लिए जितना होता वो हम लोग कस्टमर से निकाल पाएंगे दैट इज 1,125,000 तो अब मुझे बोलो पीएल में कितना चार्ज करना चाहिए कैसे निकालोगे दो तरीके से निकाल सकते हैं कितना ओवर टाइम हम लोग दे रहे हैं 100 इंटू 75 यहाँ 100 तो देते ही और 25 इंटू कितना होगा बोलो ये 100 करके तो देते ही बाकी एक्स्ट्रा जो गया वही ना मेरा ओवर टाइम है 125 हाँ तो कैलकुलेट करो कितना आता है ये हो गया 7,500 और ये कितना हो जाएगा 25 और 125 3,125 3,125 तो टोटल 5,2,6 और 10,625 ये कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा एक तो ऐसे कर सकते हो या फिर और एक तरीका है वैसे भी किया जा सकता है मतलब ऐसे भी निकाल सकते हो और एक तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं कि ये जो 100 इंटू हम लोग मतलब ये कैलकुलेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं ये पूरा हम लोग का 1,125 और ये माइनस कर दो मतलब 1,23,125 ये तो इंक्लूडिंग ओवर टाइम है इसमें नॉर्मल भी है ओवर टाइम भी है जिसमें से नॉर्मल पेमेंट जो होता वो माइनस करो 1,125,000 तो क्या आंसर आया 10,625 तो भी होगा ठीक है दोनों तरीके से होगा या तो इंडिविजुअली कर लो या फिर इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि इम्प्लॉय कॉस्ट चार्जेबल टू कॉस्टिंग पीएल और एक तरीके से भी निकाल सकते हैं तो देखो इंक्लूडिंग ओवर टाइम तो इतना हो रहा है और सिर्फ नॉर्मल टाइम इतना हो रहा है तो फिर कॉस्टिंग पीएल में 10,625 जाएगा ये भी निकाल सकते तो किसी भी एक तरीके से करना है दो तरीका करके तो नहीं आना किसी भी एक तरीके से या तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हो या फिर ये वाला ऑप्शन ठीक है और सी पॉइंट में हमें बोला था कि ओवर टाइम जब कस्टमर के डिमांड पे हमें करना पड़ा तो कस्टमर से ही चार्ज करेंगे जो भी एक्स्ट्रा चार्ज करना है सिर्फ उसी कस्टमर से चार्ज at the request of the customer to expedite the job. तो इसमें कैसे निकालेंगे जॉब जेड में एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा 1,000 आवर्स जो भी लगा ये पूरा उस कस्टमर से चार्ज कर लेंगे तो 1,000 100 और 25
ये 100 रुपए करके चार्ज करेंगे, ये 125 करके नहीं 175 पे चार्ज करेंगे, और ये 225 करके चार्ज करेंगे। 1 लाख 17500 5625, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो एडिशन किया वही ना आंसर आया। ठीक है, 1,23,120। ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर देंगे, इसमें हमें कुछ भी बाइफर्केशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर देंगे, और इसके आगे वाला हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में कितना ऐड कर सकते हैं, ओनली 112500, बाकी 10,625 ये हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करना पड़ेगा। और इसके पहले ऑप्शन ए वाला जो था उसमें एवरेज कर देंगे, और हमारा जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो प्रोडक्ट पे आ जाएगा 1,31,625। ठीक है, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव। कैसे करके वेजेस और इंसेंटिव कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इंसेंटिव का मतलब मोर देन नॉर्मल जो मिलेगा उसे इंसेंटिव बोलते हैं। तो सिस्टम ऑफ पेमेंट जो है उसका बेसिस क्या क्या है, कैसे बेसिस पे सिस्टम ऑफ पेमेंट डिवाइड किया गया। पहला है टाइम बेसिस, टाइम बेस्ड, आउटपुट बेस्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट, O/P आउटपुट लिखा। प्रीमियम बोनस मेथड, ग्रुप बोनस मेथड, इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट वर्कर, अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग करेंगे टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड सिस्टम, टाइम बेस्ड सिस्टम में दो तरीके से होता है, एक होता है रेट टाइम रेट सिस्टम, दूसरा डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम में कैसे कैलकुलेशन होता है, इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ता है टाइम स्पेंट और वर्क, कितना टाइम हम लोगों ने मतलब वर्कर ने बिताया है या फिर कितना टाइम काम किया है। फिर रेट, अब रेट जैसे क्वेश्चन में रहेगा पर आवर, पर डे, पर वीक और मंथली। टोटल वेजेस हो जाएगा टाइम स्पेंट इनटू रेट पर आवर, पर डे, पर वीक या फिर मंथली, जैसे भी रहे। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। टाइम बेसिस पे जब हम लोग पेमेंट करेंगे, अब टाइम जो है कुछ भी हो सकता है, आवरली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, डे बेसिस पे हो सकता है। तो टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे? जैसे किसी ने एक हफ्ते में जो है मतलब उसे टाइम बोला गया था वेजेस पर डे 900 पर डे 500 करके, तो उसने 5 दिन काम किया तो 5 × 500, ठीक है, ऐसे करके होगा। अब इधर लिखेंगे पेमेंट टू बी मेड on the basis of efficiency of worker. ठीक है, यहाँ पर पेमेंट जो है एफिशिएंसी के बेसिस पे पे किया जाता है, ठीक है, डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम में। बट एफिशिएंसी का ना कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते किसी भी, मतलब पैरामीटर बदल जाता है, कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है, ठीक है। जैसे अगर देखो, अगर तुम लोग के एग्जाम का देखा जाए कि कोई अगर 100 आवर्स 3 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा तो वो एफिशिएंट है। तो देखो अभी क्या होता है ना, जैसे 10, 11, 12 में शायद ऐसा होता है, मैंने सुना हुआ है, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट्स और दे दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट्स और 3 आवर्स लिखने के लिए, लेकिन हमारे समय पे ये नहीं होता था, तो हम लोग 3 घंटे में ही पढ़ना भी है, क्वेश्चन लिखना भी है, ठीक है। अभी क्या होता है, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलता है, शायद 15 या 10 जो भी, अगर नहीं मिलता है तो मान लो, ठीक है, मेरे एग्जाम्पल कि ज्यादा मिल रहा है, तो अब जो है 100 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स 15 मिनट्स मिलता है, पहले 3 आवर्स मिलता था। तो क्या हम ऐसा मान ले कि हम ही लोग एफिशिएंट थे, और जब से ये रूल्स आया तब से जो स्टूडेंट जो है इस रूल्स के अंडर आ रहे हैं वो एफिशिएंट नहीं है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज हो गया कि एफिशिएंसी का कोई फिक्स्ड जो है पैरामीटर नहीं, वो बदलते जाता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी को हम लोग उस तरीके से जज नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल used as there is no tools to measure anyone's एफिशिएंसी। किसी का एफिशिएंसी मेजर कर ले ऐसा कोई टूल्स हमारे पास नहीं है, वो कुछ बेसिस होता है जिसके बेसिस पे हम लोग सोच लेते हैं। और जज देन इट इज प्योरली बेस्ड ऑन आवर जजमेंट। तो जो स्टैंडर्ड फिक्स होता है जिस चीज में ना, उसी के बेसिस पे हम लोग जज कर लेते हैं कि कौन एफिशिएंट है कौन नहीं है, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड टूल्स या टेक्निक नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टाइम ये वाला टाइम वेजेस जो था ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है यूज्ड इन केस ऑफ द वर्कर हु आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉर्मली जो प्रोडक्शन के काम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, लाइक फैक्ट्री वर्कर जो नहीं होते हैं उनके ऊपर ये जो सिस्टम है ज्यादा फॉलो किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सुपरवाइजर को जब पेमेंट करते हैं तो इस मेथड को ज्यादा यूज किया जाता है। क्लरिकल स्टाफ, या फिर ऐसे लोग जो एंगेज्ड है इन हाईली स्किल्ड जॉब। ठीक है, जो हाईली स्किल्ड जॉब में एंगेज होते हैं उनके लिए ये मेथड फॉलो किया जाता, ठीक है। इसके बाद होता है, ये देखो, ये मैंने लिखवा दिया, फिर आउटपुट बेस्ड। ये सब अभी लिख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन के साथ साथ इसे समझेंगे।
मतलब समझा भी रहे हम बीच बीच में, लेकिन एग्जाम्पल मतलब जो क्वेश्चन आएगा उसी से हम एग्जाम्पल भी दिखा देंगे कि कैसे करते हो, वही हमारे एग्जाम्पल में काम आ जाएगा। आउटपुट बेस्ड या फिर आउटपुट होगा, या फिर पीस रेट बोलते हैं इसे, आउटपुट बेस्ड या फिर पीस रेट बोलते हैं, ठीक है। आउटपुट यानी पीस, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट, आउटपुट बोलो या फिर पीस बोलो, इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट चाहो तो लिखो। यहाँ पर दो तरीके से होता है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम और एक होता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। यहाँ पर वेजेस कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हो जाता है टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे, अब पीस के बेसिस पे है तो पेमेंट का बाद भी पीस के बेसिस पे होगा, तो जितना प्रोडक्शन होगा तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, अगर आवर हुआ तो रेट पर आवर बोला जाएगा क्वेश्चन में, और पर यूनिट बोल दिया तो फिर ऐसे होगा। और डिफरेंशियल पीस रेट कैसे होता है, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर के बेसिस पे, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। और यहाँ पर एफिशिएंसी जज करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट देखा जाता है, यहाँ का पैरामीटर क्या है, नंबर ऑफ यूनिट, कि कौन कितना जल्दी कितना सारा पीसेस या यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो यहाँ पैरामीटर हो जाता है नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। अब दो तरीके का यूनिट हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं, बेसिकली मैनेजमेंट डिसाइड करती है, एक होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एसटीडी लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक होता है एक्चुअल आउटपुट, कि स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए और कितना वर्कर ने प्रोड्यूस करके दिया, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड जो है कि इतने घंटे में इतना ही होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, जैसे 3 घंटे का पेपर जो है 100 मार्क्स का ही होना चाहिए, तो ये किसी ने तो डिसाइड किया होगा, तो वो स्टैंडर्ड है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड आउटपुट कौन डिसाइड करता है, टॉप मैनेजमेंट और हेड ऑफ वर्कर, या फिर कभी कभी सुपरवाइजर भी डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसके बाद इसको पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो हम लोगों ने ये टाइम बेस्ड वाला कंप्लीट कर लिया, आउटपुट बेस्ड वाला इसमें थोड़ा सा और बाकी है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट कंपेयर करके हम लोग एफिशिएंसी को चेक करेंगे। तो अच्छा ठीक है, वो वाला लिखवा देते, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक पॉइंट और लिखवा सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो कैसे चेक करना है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, मान लो स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। ये इसके नीचे नहीं लिख रहा है, ये डिफरेंशियल पीस रेट वाला है, लेकिन हम इसके नीचे लिख के समझा रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसका एग्जाम। तो स्टैंडर्ड आउटपुट मान लो है 50 यूनिट पर डे, और एक्चुअल आउटपुट है 3 तरीके का मैंने डिसाइड किया है यहाँ पर, मान लो वर्कर ने किया है 50 यूनिट पर डे, या फिर वर्कर ने किया है 45 यूनिट पर डे, या फिर वर्कर ने किया है 60 यूनिट पर डे, ठीक है। तो अब एफिशिएंसी कैसे जज होगा, तो 50 यूनिट पर डे अगर करना चाहिए और किसी ने 50 यूनिट पर डे ही कर दिया है, तो हम लोग बोलेंगे ये वर्कर क्या है, 100% एफिशिएंट, मतलब 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में कंप्लीट कर। अब अगर 50 यूनिट करना चाहिए था बट किया है 45 यूनिट, तो हम लोग बोलेंगे कि ये लेस देन 100% एफिशिएंट है, इसका एफिशिएंसी 100% से कम है, ठीक है। मतलब 3 घंटे में 80 मार्क्स ही लिख के आया। अब मान लो कि 3 घंटे में 100 से भी ज्यादा लिखा, अब वो कैसे पॉसिबल होता है, जो हमारे और ऑप्शंस रहते हैं अगर उसको भी लिख डालोगे तो 100 मार्क्स से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर 50 यूनिट करना था बट उसने 60 यूनिट कर दिया, तो ग्रेटर देन 100% एफिशिएंट कहना है। इस तरीके से डिसाइड होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल से समझाया कि किस तरीके से आउटपुट से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि एफिशिएंसी लेवल कैसा है, ठीक है।
तो अब ये एफिशिएंसी लेवल पे बेस्ड करके अलग अलग फॉर्मूला होता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। बाय मैम। Bye.